हेलो एवरीवन, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। हमारा टॉपिक का दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान रखना एक बार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, इस टॉपिक को बच्चों अपन सिंटेक्स भी बोलते हैं। सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स का मतलब होता है द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। यूजुअली मुझे पता है कि सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। इनफैक्ट आपको भी पता होगा कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नहीं पता तो बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट होने वाली है। अच्छे से समझना, देखना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। इस टॉपिक के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आपको मैं 12 से 13, हालांकि और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, पर 12 to 13 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एंड बिलीव मी गाइज कि यहाँ से डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर इंग्लिश आएगा, उसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन 100% आएंगे, रीजनल एग्जाम्स में भी और आपके जनरल नेशनल एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा देखिए, टॉपिक का नाम है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या क्या कंसेप्ट होने वाले हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैंने एक वर्ड उठाया बच्चों, ये है वर्ब। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। अभी हम बात करेंगे वर्ब की, फिर सब्जेक्ट की बात करेंगे और फिर दोनों का जो एग्रीमेंट है उसकी बात करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने वर्ड उठाया वर्ब। आप लोगों ने सुना भी होगा वर्ब, ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हैं। ग्रामर ऐसा नहीं है कि अचानक मैंने कोई नया वर्ड बोला। इट्स अ वर्ब, ठीक है, VERB। वर्ब होता क्या है? वर्ब को अगर मैं बोलता हूं कि भाई वर्ब ना 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिए वर्ब को। ठीक है, वर्ब को 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया। 2 टाइप के वर्ब्स होते हैं। 2 टाइप के वर्ब कौन से? अभी मैं अगर नॉर्मल बेसिक बात करूं तो एक होता है अपना हेल्पिंग वर्ब। अच्छे से समझना बच्चों, एक कौन सा होता है अपना हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, पढ़ा होगा बचपन में। दूसरा कौन सा होता है अपना मेन वर्ब। एक होगा अपना हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा अपना मेन वर्ब। ठीक है, बड़ा बेसिक बता रहा हूँ। जब बाद में जब हम वर्ब टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो अच्छे से बताऊंगा कि और कौन से वर्ब्स होते हैं, प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब, सेमी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स, ये सारे। फिलहाल हम वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने यहाँ से वर्ब उठाया, वर्ब 2 टाइप के, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मैं बात करता हूं कि प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब्स जो इंग्लिश में होते हैं वो होते हैं 11। बस सुनते रहना एक बार, हेल्पिंग वर्ब्स हैं क्या। ठीक है, प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में टोटल मैंने कितने बोले? 11 होते हैं। कौन कौन सा? आपने सुने भी होंगे ये वर्ड, एज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज एंड डिड। 11 हो गए ना अपने। ये 11 हेल्पिंग वर्ब है, सबने इनके बारे में सुना होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, इस पे 2 मिनट रुक जाइए। हल्का सा मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं आपको। इसके अंदर क्या है कि भाई हमारा जो ये इज, वॉज, हैज, डज और हम MBC में लगा लेते हैं, ये अपने होते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कैसे होते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर समझते हैं ना, जो एक बंदे के लिए यूज होते हैं, एक पर्सन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सिंगुलर। दूसरा मैंने बोला कि भाई हमारा आर, वर, हैव एंड डू, ये अपने होते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल बेसिक से बच्चों, जो बंदा फर्स्ट टाइम भी क्लास ले रहा है उसको भी समझ में आएगा, और जो बंदा बहुत सारी कोचिंग ले चुका है या बहुत सारे टीचर से पढ़ चुका है उसके लिए भी यहाँ पे कंटेंट होगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रहिए, हम बेसिक लेवल टू हाई लेवल अपने आप चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट समझिएगा। इज, वॉज, हैज, डज, एम सिंगुलर होते हैं और आर, वर, हैव, डू कैसे होते हैं? प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, सिंगुलर एक वचन। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल बात है, मैंने कुछ नई चीज नहीं बताई। ठीक है, वर्ब 2 टाइप के, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टोटल इंग्लिश में प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहा हूँ 11 होती है। 11 में ये रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है। अब आना मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है हमारा? भाई मेन वर्ब इंग्लिश में आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट समझते हैं, मतलब अनलिमिटेड, इनकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे मेन वर्ब हो सकते हैं, इनफाइनाइट है। आपको पहचानना कैसा है कि सर ये वर्ड हमारा मेन वर्ब है? तो सुनना, मेन वर्ब होता है बच्चों एक्शन वर्ड। क्या होता है एक बार बोल देना? एक्शन वर्ड। यानी कि हर वो वर्ड जो आपको कोई ना कोई एक्शन डिनोट करता हो, कोई ना कोई एक्शन के बारे में बताता हो, उनको अपन मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी एक नॉर्मल वर्ड बोला, मैंने एक वर्ड बोल दिया कि भाई, जैसे मैंने बोला कि मार्कर। ठीक है, मार्कर है ये। मार्कर कोई वर्ब नहीं है, मार्कर एक चीज़ है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तो नाउन है।
लेकिन अगर मैंने कोई वर्ड बोला, जैसे कि बहुत बेसिक से बात करता हूं मैंने वर्ड बोला भाई प्ले, क्या बोला मैंने? प्ले, ठीक है, खेलना। प्ले वर्ड कुछ ऐसा नहीं है जो लाइफ में या वर्ल्ड में फिजिकली एग्जिस्ट करता हो। कभी मैं बोल सकता हूँ या 10 ग्राम प्ले डाल देना, नहीं होता ना। जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको हम देख नहीं सकते, वो हमेशा एक्शन होता है और वो वर्ब होता है, मेन वर्ब उसको हम बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, स्लीप, ठीक है, ईट, ये बेसिक बता रहा हूं अभी, रुक जाना, ठीक है, टेक, गिव, ये ऐसे वर्ड हैं, आते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। एक्शन बताते हैं, खेलना, सोना, खाना, लेना, देना, ठीक है। थोड़े अगर अच्छे वर्ड देख लेते हैं, जैसे हमने बोला इंसिस्ट, क्या बोला हमने वर्ड? इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब मनाना, आग्रह करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आते हैं ये, जैसे मैंने बेसिक वर्ड बता दिए, प्ले, स्लीप। एक ठीक ठाक वर्ड और बता देते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया प्रोकेस्टिनेट, प्रोकेस्टिनेट, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है, वोकैब के लिए भी शानदार है। वर्ड है प्रोकेस्टिनेट। प्रोकेस्टिनेट का मतलब, मैंने एक एग्जांपल बोला कि भाई आई डू नॉट प्रोकेस्टिनेट एनीथिंग, मैं किसी भी चीज को प्रोकेस्टिनेट नहीं करता। प्रोकेस्टिनेट को अगर अपन हिंदी में बोलते हैं तो इसको मतलब मैं बोल सकता हूं बच्चों टालना। टालना समझते हैं ना भाई, बातों को टालते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम नॉट अ प्रोकेस्टिनेटर, मैं बातों को नहीं टालता, ठीक है। तो प्रोकेस्टिनेट भी एक वर्ब है, समझ रहे हैं। प्रोकेस्टिनेट हो गया, इंसिस्ट हो गया, इम्प्रूव हो गया, कन्विंस हो गया, बहुत वर्ड है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, ETC एटसेट्रा। इन वर्ड्स को अपन बोलते हैं मेन वर्ब। हम वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, मैं अभी जस्ट बेसिक बता रहा हूँ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। वर्ब दो टाइप के, हेल्पिंग वर्ब 11 सबको पता है, ये लिख दिया। मेन वर्ब कितने हैं बच्चों? अनलिमिटेड। हर वो वर्ड जो आपको एक्शन बताता है, कोई ना कोई एक्शन बताता है, वो क्या होता है? मेन वर्ब। हिंदी देखते हैं, खेलना, सोना, खाना, लेना, देना, मनाना, बातों को टालना, इम्प्रूव करना। बच्चों हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग जिस शब्द के पीछे ना की साउंड आ जाए, किसकी साउंड आ जाए भाई? ना की, वो वर्ड आपका मेन वर्ब होगा। क्या होगा? मेन वर्ब। समझ रहे हैं। कभी मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई बोतल, बोतल एक नाउन है, बोतल ना तो नहीं होता, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला पानी भरना, फिल, फिल एक वर्ब है, ठीक है। आई एम गोइंग टू फिल द वाटर, तो फिल का मतलब क्या हो गया? भरना। समझ रहे हैं ना मेरी बात, बिल्कुल बेसिक से। तो ये क्या हो गया अपना? मेन वर्ब, ठीक है बात। हेल्पिंग वर्ब 11, कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है पता भी है और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। अब आ जाते हैं मेन वर्ब पे, ठीक है। अनलिमिटेड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको मेन वर्ब, जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनका भी पता चलेगा, जो बड़े बड़े वोकैब्स होते हैं उनमें भी आप धीरे धीरे बताने लगेंगे कि ये वर्ब है, ये नाउन है, बट जस्ट बी पेशेंस, आपको सब क्लियर होगा। मेन वर्ब के आगे क्या होता है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ जब हम एस और ईएस का यूज करते हैं तो ध्यान रखना मेन वर्ब होती है सिंगुलर वर्ब। कैसी होती है? सिंगुलर, ध्यान रखना। नाउन के उल्टा चलता है वर्ब। नाउन के आगे जब हम एस और ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, जैसे बॉय का बॉयज, बोतल का बोटल्स, पेन का पेन्स, फोन का फोन्स, ठीक है, वो नाउन है। लेकिन जब हम मेन वर्ब के आगे एस और ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। समझ रहे हैं मेरी बात। अब मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर अकेली है तो वो होती है प्लूरल फॉर्म। क्या होती है? प्लूरल फॉर्म, या इसको ही हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब की। आपने सुना होगा ना वर्ब की 3 फॉर्म 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, यानी कि इसमें एस और एस नहीं लगता, उसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं और वो हमेशा प्लूरल होगी। और जब हम उसके आगे एस और ईएस लगाएंगे वर्ब के आगे तो वो कैसी होगी? सिंगुलर। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला प्ले, तो ये प्लूरल वर्ब है। स्लीप प्लूरल वर्ब है, लेकिन मैंने बोला प्लेज तो वो सिंगुलर वर्ब होगी, स्लीप्स सिंगुलर होगी। मैंने बोला प्रोकेस्टिनेट, ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ईएस, तो ये क्या है अपना? प्लूरल है, प्रोकेस्टिनेट। लेकिन जब मैं इसको बोलूँगा प्रोकेस्टिनेट्स तो वो कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। यहाँ तक क्लियर है? आई होप इतना बड़ा तो ये मैटर है भी नहीं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, यहाँ तक क्लियर, ओके। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा बच्चों, दिख रहा होगा आपको एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा कि देखो, ही, बिल्कुल बेसिक बात कर लिखा मैंने, ही प्रोकेस्टिनेट्स, ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से मैं नहीं बता रहा, मैं मेन वर्ब से बता रहा हूँ। क्या लिखा मैंने सेंटेंस? ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग।
इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बंदा है हर चीज़ों को डिले करता है, हर चीज़ों को टालता है। प्रोकेस्टिनेट एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आपके कहीं भी काम आ सकता है। ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग, वो हर बातों को डिले करता है, हर बातों को टालता है कि यार आज नहीं कल करेंगे। ठीक है, एक मैंने ये लिखा। सेकंड मैंने लिखा दे प्रोकेस्टिनेट एवरीथिंग, वो सब कुछ प्रोकेस्टिनेट करते हैं। तो मेरी बात कहने का ये है बच्चों, इस सेंटेंस में आपसे कोई पूछे कि यार वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसमें मेन वर्ब है प्रोकेस्टिनेट्स। ठीक है, एवरीथिंग वगैरह ये प्रोनाउंस होते हैं, इनमें अभी बात नहीं करेंगे। प्रोकेस्टिनेट्स इस सेंटेंस में क्या है सर, अपनी मेन वर्ब। बात सही है। और यहाँ पे भी प्रोकेस्टिनेट क्या है सर, अपनी मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला सर प्रोकेस्टिनेट्स है, ये मेन वर्ब हमारी कैसी है, सिंगुलर। और ये जो मेन वर्ब है हमारी कैसी है, प्लूरल। अभी बताया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस और ईएस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब होती है, मेन वर्ब। और जब प्लूरल होती है तो एस और ईएस हट जाता है। ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग में बच्चों मैंने आपसे पूछा यार यहाँ पे मैंने एस क्यों लगाया, सिंगुलर वर्ब का ही क्यों यूज किया, तो आप बोलेंगे एक बहुत बेसिक बात है। क्यों यूज किया, क्योंकि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, अभी बताऊंगा सब्जेक्ट के बारे में, फिलहाल सुनना। सब्जेक्ट कैसा है भाई, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो भी हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है बात। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दे एक बंदे हैं कि बहुत सारे, सर बहुत सारे, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी हमारी, प्लूरल होगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ही प्रोकेस्टिनेट्स लेकिन दे प्रोकेस्टिनेट। क्लियर है बात। टॉपिक का अब नाम बताइए मुझे, क्या नाम है इस टॉपिक का, सर टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इंग्लिश लैंग्वेज जब प्रिपेयर हो रही थी तो एक एग्रीमेंट तभी साइन हो गया था, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो साइन हुआ था सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में। वर्ब ने सब्जेक्ट से बोला था कि भाई या जो भी है तू, मैं हमेशा सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आऊँगी। वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। मैंने अभी आपको वर्ब के बारे में हल्का सा बताया। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी नहीं कर रहे हैं, दोबारा सुनना। वर्ब कराऊंगा तो बहुत हिला दूंगा, अभी नहीं। फिलहाल बेसिक बताया मैंने कि वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। एक बार आप लोग बच्चों सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए सब इसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है आपकी। ठीक है, क्या है हमारा कंसेप्ट, क्या होगा कि सर अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो जो वर्ब भी उसके साथ आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी भाई, हमेशा प्लूरल। इस कंसेप्ट पे हमें काम करना है। अभी तक तो बड़ा बेसिक मैंने बातें बताई हैं आपको। अब देखना आपका कंसेप्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चंस लेके आते हो। बहुत शानदार कंसेप्ट हैं, बेसिक नहीं होंगे, आने दो बात। ठीक है, 2 मिनट रखिए। ये बात समझ में आई, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल देन वर्ब वुड बी आल्सो प्लूरल। ठीक है बात, यहाँ तक बात समझ में आती है। चलिए इसको भी मैंने रब करा। अब क्या करना है सर, सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। कोई भी वाक्य जो बनता है तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या कोई भी हो। उसके बाद मैं बोलूँगा अदर वर्ड, जरूरी नहीं है हमेशा ऑब्जेक्ट हो। उसके बाद क्या आता है, अदर वर्ड। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना पता चला, ये जो वर्ब होगी ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी सर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब तो पता चल गया थोड़ा बहुत, हेल्पिंग वर्ब तो पता ही है 11 ही होती है, उनको क्या पता करना। मेन वर्ब थोड़ा पता चला कि सर हर वो वर्ड जो एक्शन बताता है वो मेन वर्ब होता है।
ठीक है, वर्ब पहचानने में मुझे नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम होगी, और धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिस तो वो भी हो जाएगी, मैं कराऊंगा आपको। बात है सर सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब्जेक्ट कैसे पता करें, करते हैं स्टार्ट। एग्जाम में मैंने यहाँ पे लिखा कंसेप्ट 1, ठीक है, यहाँ से अपना कंसेप्ट स्टार्ट है। अब बच्चों यहाँ से सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अभी तक बड़ा बेसिक मैंने बात करी है, हर बच्चा ध्यान सबको ध्यान देना पड़ेगा अब, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है। सर एक क्वेश्चन आता है सेंटेंस में एग्जाम में कि फाइंड आउट द एरर, आप इस सेंटेंस के अंदर गलती ढूंढो, या तो उस तरह का आएगा या सिंपल आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं इस कंसेप्ट से। क्या है क्वेश्चन, मेरी बात अभी आप सुनना ढंग से। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा, क्वेश्चन है नथिंग बट सम कॉपीज, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। समझना भाई, बहुत शानदार कंसेप्ट है। क्या है क्वेश्चन, नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। यहां से अब सब कंसेप्ट को आप पढ़ेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, हिंदी पे बाद में आएंगे, फिलहाल देखिए एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, CGL, CSHL, CPO, जो भी एग्जाम हो, रीजनल एग्जाम, नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको पार्ट दिए जाते हैं कि सर ये A पार्ट है, ये B पार्ट है, ये C पार्ट है, और ये होगा अपना D पार्ट, नो एरर, यानी कि सेंटेंस में हो सकता है कि कोई भी गलती नहीं हो। होता है ऐसे एग्जाम में, नहीं देखा हो तो अब सुनना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमें बोला होता है कि इसमें कोई एरर ढूंढिए, इसमें कोई गलती ढूंढिए, क्या गलती हो सकती है इसके अंदर। क्वेश्चन है ये, नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। इस क्वेश्चन में हमें एरर ढूंढनी है। अब हम सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। आ गया क्वेश्चन, सर हम कैसे सोल्व करें इनको, ठीक है, आपने तो सीधा कंसेप्ट बताया और पैटर्न पे आ गए, क्वेश्चन पे आ गए। पास सुनना बच्चों में, थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए टीचर पे, अपने आप आता है। क्या है ये भाई, मैंने एक बात बोली, क्या कि यार मान लो कि मेरी यहाँ पे कहीं पे भी किसी से लड़ाई हो रही हो, मेरी किसी से बहस हो रही हो, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे पास आए, सर कैसे लड़ाई कर रहा है वो आपसे, कैसे बहस कर रहा है, क्या बात हो गई। आप आएंगे मेरे पास तो पहले मुझसे पूछोगे ना, सर किस मैटर पे आप इससे डिबेट कर रहे हो, किस मैटर से आप उससे स्कफल कर रहे हो, समझ रहे हो, किस मैटर पे बात चल रही है। या आप आते ही सीधा दूसरे वाले बंदे को बोलने लग जाओगे यार तेरी गलती है। नहीं, जब भी हम किसी दो बंदे की लड़ाई सॉल्व करते हैं तो पहले हम आते हैं उन दोनों के बीच, जब भी हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो हम पहले आते हैं और पूछते हैं कि आप लोग किस मैटर पे लड़ रहे हो, आप लोग किस सब्जेक्ट पे लड़ रहे हो, मुझे ये तो बताओ, तभी तो बताऊंगा कि आप सही हो या आप सही हो। समझ रहे हैं मेरी बात। तो बच्चों हम तब तक नहीं बता सकते दोनों में से कौन गलत है जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सेंटेंस में या सॉरी उनकी बात में सब्जेक्ट क्या है, मैटर क्या है, किस बात पे लड़ाई हो रही है। यही हाल इंग्लिश का है, यही सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना है। अगर हमें यही नहीं पता होगा सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तब तक हम कभी भी एरर नहीं ढूंढ पाएंगे, तब तक हम कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स फिल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम सेंटेंस में कुछ नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं, हिंदी नहीं समझना होता हमें एक सेंटेंस का ट्रांसलेट करा, नहीं भाई, हमें समझना है कि सेंटेंस एक्चुअली में क्या बोलना चाहता है, किसके बारे में वो बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन जब भी आते हैं, ये ही नहीं, मैं पूरे इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, कोई कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी सेंटेंस है, अगर आपको उसके सब्जेक्ट का पता है देन आप उसको बिल्कुल आप उसको मैनूवर कर सकते हैं, उस सेंटेंस को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप ऐसे ही होंगे। आपने जैसे बोला यार नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास, आप तो ऊपर से चले जाएंगे यार, पता ही नहीं क्या है। वैसा थोड़ी है कि एरर भाई कुछ अच्छे से कपड़े पहन के बैठी कि मैं हूँ एरर, राजा पकड़ ले मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। एरर वी हैव टू फाइंड आउट द एरर, हमें एरर फाइंड आउट करनी है, एरर खुद फाइंड आउट नहीं होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना है। क्या पता करना है? सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप
आपको अब मैं बताता हूँ सब्जेक्ट क्या है, और एक क्लास में बता भी नहीं सकता। इंग्लिश को टच में रहिए, 3-4 महीने, जितने भी महीने का हम कोर्स पूरा करते हैं, तब धीरे 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 आपको पता चलेगा एक्चुअली में सब्जेक्ट क्या है। फिलहाल मैं बड़ा बेसिक बताता हूँ। कभी भी सेंटेंस में क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। तो बेसिक बता रहा हूँ मैं, टर्म्स मेरे पास भी है, मैं भी बहुत सारी आपको टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश की बता सकता हूँ, बट आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ इसलिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट बच्चों अगर मैं बोलता हूँ, सबसे पहले तो इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये तो चलो मैंने ऐसे ही टर्म्स बोल दी। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में ईदर नाउन और प्रोनाउन, तीसरी चीज कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकती। चलो नाउन प्रोनाउन का आपको पता नहीं है क्योंकि कराया नहीं है, रुक जाइए। दूसरी बात अगर मैं बोलूं तो सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट ढूंढना है तो आप बोलना जो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ही सेंटेंस में क्या होती है? सब्जेक्ट। या अगर अपनी भाषा में हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है तो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, या जिसके बारे में हम बात करते हैं ना सेंटेंस में, वो ही सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? वो ही सब्जेक्ट होगा। मेरी बात थोड़ी सी सुनिएगा। मैंने बात बोली, जैसे कि मैंने अभी एक सिंपल सेंटेंस लिखा था कि ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग, ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा था कि वो हर बातों को टालता है। यहाँ पे मैंने बोला मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कोई बंदा है सर, ही नाम के, ही नाम नहीं है, ही प्रोनाउन है, ही है कोई, उसकी बात कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? ही प्रोकेस्टिनेट्स एवरीथिंग, तो इसमें सेंटेंस किसकी बात कर रहा था मैं? ही। तो ये क्या हो गया था? हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या था? हमारा वर्ब। बात ठीक है, बट क्या एग्जाम में इतने सिंपल सेंटेंस आते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं आता। ही प्लेज क्रिकेट में सब्जेक्ट क्या है? ही। ये तो नहीं आते हैं। बेसिक वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला आई एम टीचिंग हियर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तुम दिल्ली से आ रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है? यू, ठीक है। मैंने बोला कि भाई दिस फोन हैज़ बीन ब्रोकन, ये फ़ोन टूट चुका है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फ़ोन की। तो फ़ोन क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। जिसकी हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। लेकिन वो तो सिंपल सेंटेंस में आइडेंटिफाई हो सकता है, जब सेंटेंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो। ये तो फिर भी कम कॉम्प्लिकेटेड है, आने तो और कॉम्प्लिकेशन कराएंगे। तो कैसे सब्जेक्ट ढूंढे? तो बच्चों पहली बात तो ये ध्यान रखना कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, ये बाद में काम आएगा, अभी नहीं आएगा। दूसरी बात कि इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वही सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। अच्छा, तो अब बात करेंगे भाई सर बताओ फिर इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है? भाई सब्जेक्ट सेंटेंस दोबारा पढ़िएगा। नथिंग बट सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। इसकी हिंदी बताता हूँ आपको। क्लास में कुछ कॉपीज बांटी गई नहीं। कई बच्चे इसमें बोलेंगे सर इस सेंटेंस में बात हो रही है कॉपीज की, कि यार कुछ कॉपीज क्लास में बांटी गई। अगर मैं ऐसे पे बोलता हूँ कि कुछ कॉपीज क्लास में बांटी गई, तो सब्जेक्ट कॉपीज है, कॉपीज की बात कर रहे हैं, और सब्जेक्ट कॉपीज है तो सब्जेक्ट प्लूरल है, कॉपीज, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, बात सही है। लेकिन इस सेंटेंस में कॉपीज सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में क्या है? इसकी हिंदी समझो। हिंदी वैसे आपको समझनी नहीं है, बट मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। Nothing but some copies were distributed in the class. क्लास में कुछ कॉपीज बांटने के अलावा और कुछ नहीं हुआ, ये है इसका मतलब। Nothing but some copies were distributed in the class. क्लास में कॉपीज बांटने के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। इस सेंटेंस में बच्चों ये जो वर्ड लिखा हुआ ये पता है आपको क्या है? दिस इज बट, BUT। बट वर्ड का एक मतलब समझना, ये ठीक है। बट के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है लेकिन, ये हमें सबको पता है। बट का क्या मतलब होता है? एक लेकिन, ठीक है, ये हमें पता है। और एक बट का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन और के अलावा। जब बट लेकिन होता है तो वो कंजंक्शन ऑफ अपोजिट सेंस होता है, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। 2 मिनट आप बस टर्म्स पे जाइएगा, समझाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन कई बार बट का मतलब के अलावा होता है तो वो एक प्रेपोजिशन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रेपोजिशन का। ये भी आपको बताऊंगा प्रेपोजिशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो ये बट है बच्चों, ये लेकिन वाला बट नहीं है, ये के अलावा वाला बट है। ये आपको मैं बता दूंगा कैसे पता चलता है। जब भी नथिंग वगैरह वर्ड आ जाए, नथिंग बट, नोबडी बट, एवरीबडी बट, समबडी बट, ठीक है, एनीवन बट, तो वहाँ पे बट का मतलब के अलावा होता है, वो एक प्रेपोजिशन का काम करता है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा। इस सेंटेंस का मतलब है नथिंग बट सम कॉपीज, कुछ कॉपीज बांटने के अलावा क्लास में और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब मैंने एक बात आपसे ये बोली भाई क्लास में कॉपीज बांटने के अलावा और कुछ नहीं हुआ, तो अब इसमें आप सोच के बताओ इंपॉर्टेंट क्या है। मैं आया, बड़ा मूड खराब हुआ यार, क्लास में कॉपीज बांटने के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं,
तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्लास में सिर्फ कॉपीज बटी और कुछ भी नहीं हुआ। मेरा जो दिमाग खराब है वो इसलिए खराब है कि कुछ भी नहीं हुआ। मेरा यहाँ पे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, वो है नथिंग। बोलो क्या है सेंटेंस में सब्जेक्ट? नथिंग है सब्जेक्ट सेंटेंस में। अभी बताता हूँ उसकी ट्रिक क्या है, फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है नथिंग। कॉपीज सब्जेक्ट नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉपीज हियर इन दिस सेंटेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट कि कुछ भी नहीं हुआ। सेंटेंस में है सब्जेक्ट नथिंग। बच्चों नथिंग होता है अपना इनडेफिनेट प्रोनाउन। जो ये वर्ड्स होते हैं नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, समबडी, नोबडी, ये आएंगे आगे, ये सब सिंगुलर होते हैं। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है बच्चों वो अपना कैसा है? सिंगुलर। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में जब भी आपको एरर ढूंढनी है तो सब्जेक्ट पता करो। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सिंगुलर, और हमें पता है कि इंग्लिश में वर्ब जो होती है किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि कॉपीज वोपीज के अकॉर्डिंग। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बच्चों जो ये वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, ये वर आएगा कि वो जाएगा? सर वो जाएगा। बात थोड़ी समझ में आई? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और हमें लगा कॉपीज है तो कॉपीज के साथ तो वर आया। अगर इसी सेंटेंस को मैं सिंपल ऐसे लिख देता, मान लो कि भाई सम कॉपीज, ठीक है, सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। सम कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास। क्लास में कुछ कॉपीज बांटी गई। तो मैं मान लेता मैं किसकी बात कर रहा था? कॉपीज की। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता? सर सम कॉपीज। कॉपीज है, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। नाउन है ये, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तब मैं मान लेता। बट वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा आपको, थोड़ा सा फंसा के क्वेश्चन देगा। ये नथिंग बट का कंसेप्ट है, नोबडी बट का कंसेप्ट है, ठीक है, एनीबडी बट का कंसेप्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? हमेशा सेंटेंस में पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, एक बार आप यहाँ तक समझिएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा एक ट्रिक और बता देता हूँ इसके अंदर, कि ट्रिक क्या आप समझेंगे बच्चों। ये जो बट है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो बट है ये एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये कंजंक्शन वाला बट नहीं है, ये के अलावा वाला बट है। ठीक है, क्या है? ये एक प्रेपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक नोट डाल के थोड़ा सा समझ लेना। ये ट्रिक क्या है? कोई भी सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, इनिशियली प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट। और अगर प्रेपोजिशन है जैसे ऑफ हो गया, बट हो गया, तो उस प्रेपोजिशन से पहले ही हमारा सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से अभी देखना 4-5 क्वेश्चन और देता हूँ, आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और अगर इनिशियली प्रीपोजिशन आता है तो ये तो ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन का, और ये होगा उसका सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होगा, और हमें पता है वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? भाई सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो वेट, अगला क्वेश्चन आ रहा है, वेट मेंटेन करिए। ठीक है, अपना पेशेंस मेंटेन करिए और आगे समझते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन दिखाया। चलो ये तो क्वेश्चन हो गया नथिंग बट वाले से। ऐसे नथिंग बट से कभी भी आ जाए तो आप नथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना, ना कि आप कॉपीज या कुछ भी और आ जाए उसके अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन मैंने लिखा सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा, द रिक्वेस्ट ऑफ the workers that their wages should be increased were supported by the, जानबूझ के मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूं, by the vast majority। ये सेंटेंस मैंने लिखा, बहुत शानदार सेंटेंस है। ठीक है,
द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स दैट देयर वेजेस शुड बी, द है दैट द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय द वास्ट मेजोरिटी। जो वर्कर्स की रिक्वेस्ट थी कि उनकी जो तनख्वाह है, उनके जो वेजेज हैं वो बढ़ने चाहिए, ये बहुत सारे लोगों ने उसका सपोर्ट किया। ठीक है, वही बात है, इसमें भी मुझे एरर ढूंढना है। ये ए पार्ट है, ये मैंने बोल दिया बी पार्ट है, ये मैंने बोल दिया सी पार्ट है, और ये मैंने बोल दिया डी पार्ट है। नो एरर। फिर वही बात है, मुझे पता करना है कि सर सेंटेंस में एरर कौन से पार्ट में है। तो आप कैसे पता करेंगे? मैंने बताया था कि कभी भी गलती ढूंढनी है दो चीज़ों, दो बंदों के बीच में कि कौन सही है कौन गलत है, यू शुड नो द मैटर, यू शुड नो द सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करिए, आपको सब पता चल जाएगा। मैं बोलूँगा सर बात किसकी कर रहे हैं यार, जो वर्कर्स की जो रिक्वेस्ट है कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, वो बहुत लोगों ने सपोर्ट करा। तो वर्कर का सपोर्ट किसी ने नहीं किया, सपोर्ट किया उनकी रिक्वेस्ट का। समझना मेरी बात। और चलो आप इतना नहीं समझ सकते, हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, तो मेरी बात क्या है बच्चों, ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्या है? ऑफ। क्या है ये वर्ड? ऑफ। ये एक प्रेपोजिशन है, ऑफ, टू, इन, एट, इनटू, बट, ठीक है, एक्सेप्ट, रादर, ये जब भी वर्ड आ जाते हैं, ऑफ क्या है अपना? प्रेपोजिशन। समझ रहे हैं? और अभी मैंने बताया कि प्रेपोजिशन अगर आता है तो प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा और प्रेपोजिशन से पहले उसका सब्जेक्ट होगा। ये प्रेपोजिशन है तो ये तो जो भी है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, द वर्कर्स। सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? द रिक्वेस्ट, प्रेपोजिशन से पहले। ठीक है, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? आगे जो भी वर्ब आएगी वो आएगी सर उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है बात? तो अब मुझे बताइए इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सर द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट एक सब्जेक्ट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर होता है। रिक्वेस्ट तो नहीं है, मल्टीपल रिक्वेस्ट तो नहीं है, एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे थोड़ी लगा है। सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर। भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो आगे देखना सेंटेंस में कोई वर्ब ऐसी तो नहीं है सिंगुलर है। ये रही बच्चों प्लूरल कैसे आई? यहाँ पे वर जो आ रहा है यहाँ पे आएगा वॉच, क्योंकि ये रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। बात थोड़ी समझ में आई? कुछ ज़्यादा हैवी तो नहीं होगा कंसेप्ट, इतना हैवी है नहीं, आप समझिए। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये तो चलो मैंने कर बड़े लिख दिए, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखेंगे प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट ढूंढना है पहले। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड लिखना क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में, एक एग्जाम के कंसेप्ट है ये, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। एक मैंने लिखा द न्यूअर टाइप of machines, ठीक है, the newer type of machines have been introduced in the factory। ऐसा कोई सेंटेंस मैंने लिख दिया। सेंटेंस क्या है? द न्यूअर टाइप ऑफ मशीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। हिंदी क्या है? नए टाइप की मशीनें फैक्ट्रियों में इंट्रोड्यूस कराई गई। नई नई टाइप की मशीनें आई फैक्ट्री में, पुरानी खराब होगी, नए नए टाइप की मशीनें आई। ठीक है, नए टाइप की मशीनें आई। वही बात है, एरर ढूंढना है। ए पार्ट में एरर है कि बी पार्ट में एरर है कि सी पार्ट में एरर है कि डी में नो एरर है। इसमें कौन से पार्ट में एरर थी? बी में, पिछले वाले में। इसमें देखते हैं, द न्यूअर टाइप ऑफ मशीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। बात सही है? चलो आप लोग बताइए क्या एरर हो सकता है इसके अंदर, बात समझना। वही बात है बच्चों, हम सेंटेंस को पढ़ के तुरंत ऐसे नहीं समझेंगे यार ये मशीनों की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं मशीनों की बात। हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि सर नए टाइप की मशीनें, एक ही टाइप की बहुत सारी मशीनें आई हैं। आप चलो इतना दिमाग एग्जाम में तो नहीं सोचोगे ना क्या मशीनें आई हैं, टाइप आया है, आपको तो कंसेप्ट पता है। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों? न्यूअर टाइप, टाइप्स नहीं है, टाइप। सब्जेक्ट है अपना सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। हैव की जगह यहाँ पे क्या आएगा? है जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात? थोड़ी थोड़ी बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है, द न्यूअर टाइप ऑफ मशीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री, नहीं, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। क्लियर है? फर्स्ट कंसेप्ट अगर हल्का सा मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि कभी भी सेंटेंस में अगर हमें एरर ढूंढना है ना तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। जैसे कि
यही था हमारा कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये हमारा कंसेप्ट 1 था, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं वीडियो को, वो जरूर देखना उस वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। सेकंड कंसेप्ट आज स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट 2 क्या होगा, देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट 2 है, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मार्किंग लगा लेना, इंपॉर्टेंट मार्क, इसमें स्टार लगा देता हूं मैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। पहले तो क्या है ये कंसेप्ट, ये रहा बच्चों। आपने एक वर्ड सुना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कंसेप्ट नाम दे सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। हालांकि ये प्रोनाउन टॉपिक में और डेप्थ में हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूं। वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही हम इसको डाल लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब होती है वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। अभी मैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, 2 मिनट रुकिएगा एक बार, ठीक है। एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब क्या है, ये कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। अभी ना तो आपको एंटीसीडेंट पता है और ना आपको रिलेटिव प्रोनाउंस पता है, तो 2 मिनट वेट करिएगा। कंसेप्ट 2 क्या है, एक बार मैं यहां लिख देता हूं कि आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन, आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन verb must be as per its antecedent। देखो ये कंसेप्ट है हमारा, आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब मस्ट बी एज पर इट्स एंटीसीडेंट। क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं उनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। टेक्निकल टर्म है, नहीं समझ में आया, अभी समझते हैं। एक क्वेश्चन एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, 2 मिनट रुकना। आई मेट अ गर्ल, ठीक है, आई मेट अ गर्ल हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस मान लो, बहुत बेसिक सेंटेंस हमने यहाँ पे ले लिया। क्या है सेंटेंस, आई मेट अ गर्ल हु वाज वेरी ब्यूटीफुल। मैं एक लड़की से मिला जो बहुत कैसी थी भाई, सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, ठीक है। बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पहले इसी पे बात करते हैं, ठीक है। बहुत छोटा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ध्यान से समझिएगा। आई मेट अ गर्ल हु वाज वेरी ब्यूटीफुल, मैं एक लड़की से मिला जो बहुत सुंदर थी। बच्चों इस सेंटेंस में आप मुझे एक बात बताइए, इस सेंटेंस में ये एक वर्ड आया है हु, WHO, हु वर्ड हम सबने सुना है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन 2 वर्ड्स होते हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है, बात सुनना। रिलेटिव प्रोनाउन हम इन वर्ड्स को बोलते हैं, हु, विच, दैट, हुज एंड हुम, ETC एटसेट्रा। इन वर्ड्स को हमने बोला, इन वर्ड्स को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वर्ड क्या क्या है, हु, विच, दैट, हुज, हुम, ठीक है बात। अब भाई मैं आपसे पूछता हूँ यार, आपने सुने तो हैं ये सारे वर्ड्स, हु का मतलब क्या होता है। तो मैं जनरली जब ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लासेस में पूछता हूँ तो बच्चों को बहुत तेज आवाज आती है, सर हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन सा, हुज का मतलब किसका, होम का मतलब किसे, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, हु का मतलब कौन होता है। बट मेरे बच्चों मेरी बात सुनना, मैंने एक सेंटेंस लगाया, आई मेट अ गर्ल हु वाज वेरी ब्यूटीफुल, एक सेकंड रुकना, और एक मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि हु आर यू, बहुत बेसिक है ये भी, हु आर यू, तुम कौन हो, सबको पता है इसका मतलब क्या होता है, राइट। मेरी बात सुनना बच्चों, यहाँ पे भी हु लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हु लिखा हुआ है, तो बात क्या है, इधर तो हु का मतलब है कौन, तुम कौन हो, और इधर देखना आई मेट अ गर्ल हु वाज वेरी ब्यूटीफुल, मैं एक लड़की से मिला जो बहुत सुंदर थी। बच्चों यहाँ पे जो ये हु लिखा हुआ है ना, ये तो है अपना रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब यहाँ पे कौन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो है, ठीक है, जो बहुत सुंदर थी, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु, विच, दैट, हुज, हुम,
हु विच हुज वगैरह वर्ड जब सेंटेंस में एक क्वेश्चन के फॉर्म में आए, इंटेरोगेशन वर्ड के फॉर्म में आए, तो बच्चों वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन जब ये वर्ड सेंटेंस के बीच में आए और आगे अपने से पहले आने वाले नाउन को रिलेट करें तो इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। इस क्वेश्चन में देखना, इस सेंटेंस में हु आर यू, यहाँ पे ये हून बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। थोड़ा सा समझिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। यहाँ पे ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तुम कौन हो भाई, हु आर यू। लेकिन यहाँ पे जो ये हु है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आई मेट अ गर्ल हु वाज वेरी ब्यूटीफुल, बात थोड़ी समझ में आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कोई बात नहीं करेंगे, वो प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन की, ठीक है। तो रिलेटिव ये हटा रहा हूँ मैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हु विच दैट हुज होम जब रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब सेंटेंस में यहाँ पे वो नाउन से पहले नाउन के बाद आएंगे, ठीक है बात। ये है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, अब रूल क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये समझिएगा। आई मेट अ गर्ल हु वाज वेरी ब्यूटीफुल, मैं एक लड़की से मिला जो बहुत सुंदर थी। रिलेटिव प्रोनाउन अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे, यार ये हु जो वर्ड है ये किसके लिए आया है, किसको डिनोट कर रहा है, तो आपने हिंदी में बोलेंगे सर एक लड़की जो बहुत ब्यूटीफुल थी। तो ये जो आया है ना हु, ये एक लड़की के लिए आया है, किसके लिए आया है, गर्ल के लिए, इस वर्ड के लिए आ रहा है। बात समझ में आ रहे हैं, जो कि एक नाउन है। बात सुनना बच्चों, इंग्लिश में जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं उससे पहले वाला जो भी वर्ड होता है वो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है, एक बार बात सुनिएगा, बोलना एक बार वर्ड सब, एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आते हैं सेंटेंस में उससे पहले एक वर्ड आता है जिसको हम उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ये वर्ड एंटीसीडेंट कहाँ से बना है बच्चों, एक वर्ड होता है ANTI, ये एंटी तो होता है अपोजिट, कॉन्ट्रेरी, ठीक है। एक रूट वर्ड बता रहा हूँ, और एक वर्ड है हमारा ANTE, एंटी, इससे मैं वोकैब्स भी कराऊंगा आपको। एंटी का मतलब होता है बच्चों बिफोर, पहले, कोई भी चीज़ बिफोर, प्री, ठीक है, पहले के मतलब। जैसे यहाँ से बहुत सारे वर्ड बनेंगे, एंटिक्विटी है ना, एंटिक पीस, हम बोलते हैं ना म्यूजियम में एंटिक पीस रखा, तो ये इसी एंटिस का मतलब है, रूट वर्ड। तो ANTE की बात हम कर रहे हैं, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी वर्ड आता है वो एक्चुअली में एंटीसीडेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंटीसीडेंट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, ये सब अपन प्रोनाउन टॉपिक में देखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। फिलहाल मैं जो ये कंसेप्ट करा रहा हूँ वो समझना। कंसेप्ट ये है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि हु विच दैट हुज होम हमेशा सेंटेंस में अपने एंटीसीडेंट के लिए आते हैं, सही है बात। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट होगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। ये है बच्चों कंसेप्ट। अभी क्वेश्चन देखना, बड़े शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, 2 मिनट में आपको बेसिक बता देता हूं इसका, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। कोई आपसे पूछता है एंटीसीडेंट क्या होता है, तो आप उसको बोलना कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन और प्रोनाउन होता है या जो वर्ड होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है, ठीक है बात। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट को ही डिनोट करता है, उसी की बात करता है, उसके अलावा उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन पता है, हु विच दैट हुज होम, बात थोड़ी समझ में आ रही है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे गर्ल है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, वॉच। ये कंसेप्ट बेसिक है, अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है, मतलब और बड़े लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये रूल आपको समझ में आया कंसेप्ट कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है भाई, उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। आई होप क्लियर होगा ये सब चीज़ आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक अच्छा सा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा सेकेंड, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा, ये बहुत आते हैं कि इट इज आई हु इज responsible फॉर ऑल दिस मैस। मैस का मतलब कोई भी गलत काम, ठीक है। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मैस, ये मैं हूं जो इन सभी मैस का, जो भी काम मैंने बिगाड़ा है इसका जिम्मेदार मैं हूं। आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये सेंटेंस मैंने लिखा। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल बना हुआ है कई एग्जाम में, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में बन जाएगा या एरर में बन जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है,
क्या इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ है? बच्चों आपको क्या करना है, आज के बाद कभी भी एरर फाइंड आउट आ जाए, तो कल तो मैंने अलग कंसेप्ट बताया था, आज कंसेप्ट बता रहा हूं कि आपको हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन स्ट्राइक करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा स्ट्राइक होना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है बच्चों? हो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मैस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है, जो वर्ड आता है, वो उसका क्या होता है? एंटीसीडेंट। ये भाई एंटीसीडेंट है, बोलो यस और नो, एंटीसीडेंट है ना ये इसका। रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो वर्ड आता है उसका एंटीसीडेंट, इसका एंटीसीडेंट क्या है? आई। और हमने अभी यही देखा है कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। यही तो कंसेप्ट है। तो बच्चों क्या हम कभी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज करते हैं? नहीं सर, नेवर। हम क्या बोलते हैं? आई इज गोइंग देयर कि आई एम गोइंग देयर? आई एम। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी? इज की जगह आपको किसका यूज करना होगा? एम का। अब चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, चाहे फाइंड आउट एरर में आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या होगा? इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। क्लियर हुआ या आपको? समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये तो सिंपल मैंने एग्जांपल बताया था। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है। चलो नेक्स्ट एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। ये 2 क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो सब इसके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन लिखता हूं मैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ही इज वन ऑफ दोज He is one of those boys who was there. He is one of those boys who was there when stampede took place. ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। He is one of those boys who was there when stampede took place. Stampede क्या होता है? Stampede का मतलब होता है बच्चों भगदड़। जैसे कई बार नहीं बोलते हैं, कई बार एक इंसिडेंट हो जाता है कि भाई मेले में भगदड़ मच गई, तो आप भगदड़ वगैरह मत बोलो, एक अच्छी वोकैब है स्टैम्पेड। स्टैम्पेड टुक प्लेस इन कोई फेयर है ना, कोई मेले वगैरह में ना, स्टैम्पेड टुक प्लेस देयर, वहाँ पे स्टैम्पेड हो गया। He is one of those boys who was there when stampede took place. ये उन लड़कों में से एक है जो वहाँ पे मौजूद था जब भगदड़ मची थी। ठीक है, हमें हिंदी ट्रांसलेट कभी भी नहीं करनी है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उनको स्ट्राइक करना है। हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, आप कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन पे नजर चले जाए तो वहां पे देखना जरूर कि रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड तो कोई एरर नहीं है। यहाँ पे आपने कहाँ पे स्ट्राइक किया माइंड? रिलेटिव प्रोनाउन क्या है सर? हु है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो वर्ड आता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है, यानी उससे जस्ट पहले वाला वर्ड, और वो बॉयज क्या है? एंटीसीडेंट। अब बात समझना, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, राइट? तो ये है हमारा वॉज। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे एंटीसीडेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर प्लूरल है। तो यहाँ पे वॉज ना आके क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा? अपना वर्ब। समझ में आ रही है? यही तो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट सब्जेक्ट बड़े सिंपल तो देते नहीं है एग्जाम में। तो एक बात अगर हम करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट यही है। ठीक है, तो मैं ऐसे आपको 12 कंसेप्ट बताऊंगा जब अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उसके किसके अकॉर्डिंग आती है? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये सब देखते रहिएगा। 4th क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा this is one of the best stories. ठीक है, this is one of the best stories that I have ever अच्छा सर ऐसे लिख देते हैं, this is one of the best stories that have ever been that has ever been published. ठीक है, ये क्वेश्चन सर ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज दैट हैज एवर बीन पब्लिश्ड। अभी तक जितनी भी कहानियां पब्लिश्ड हुई हैं उनमें से यह सबसे बेस्ट है। ये ऐसे कुछ सेंटेंस है। अगेन
ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, चाहिए क्या हमें, हमारा माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि सर रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ हैं। दोबारा सुन लेना, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से वर्ड्स होते हैं सर, जो अपने एंटीसीडेंट के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का काम नहीं करते, ये रिलेट करते हैं नाउन को, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज दैट हैज एवर पब्लिश्ड। अब इस सेंटेंस में आप बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, तो मैंने बोला रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, विच, दैट, हुज, हुम वगैरह। तो रिलेटिव प्रोनाउन बताइए कहाँ पे है सर, रिलेटिव प्रोनाउन है अपना दैट, बिल्कुल है कि नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, दैट है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा किसके लिए आते हैं सर, अपने एंटीसीडेंट के लिए, और उसका एंटीसीडेंट क्या है, स्टोरेज। सिंगुलर के प्लूरल सर, बिल्कुल प्लूरल है, स्टोरेज है ना, प्लूरल है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हैज नहीं आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर है। चलो एक बार इसको भी आपसे स्क्रीनशॉट ले लो दोनों क्वेश्चंस का। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको जब हमारा ये 12 कंसेप्ट हो जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, बिलीव मी एग्जाम में इन टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एरर में आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, किसी भी फॉर्म में अगर वो क्वेश्चन देते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली उसमें मार्क्स लेके आएंगे। समझ में आ रही है बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आया है, यहाँ पे हैज की जगह क्या लगाना पड़ेगा हमें, हैव। चलो एक शानदार क्वेश्चन देता हूँ मैं, बैंकिंग से रिलेटेड आता है, बैंकिंग में आता है, तो आप स्टेटमेंट पे मत जाना, आपको सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो एग्जाम में सब पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने लिखा कि ही ऑफन सेज, थोड़ा हार्ड है ये बट कंसेप्ट तो वही है। ही ऑफन सेज दैट दीज ऑब्सीन सीन्स in the films that leads the youth to their moral degradation, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। He often says that these obscene scenes in the films that lead the youth to their moral degradation, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। बैंकिंग और भी क्वेश्चन था ये, और भी लेंदी था बट मैंने यहाँ पे स्टॉप लगा दिया इसको, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भाई हम पढ़ते हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह में आप ऐसे हार्ड लैंग्वेज पूछी जाती है, हाई वोकैब से देते हैं इसके अंदर, बट आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी स्टेटमेंट पे नहीं जाना है। आप बहुत रोते हो इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, अरे भाई आपका क्या मतलब है इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने का। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्या है, वैसे एक बार हिंदी बता देता हूँ आपको। ही ऑफन सेज, अक्सर वह कहता है कि दीज ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब एक्चुअली में होता है कि वल्गर सीन्स, जो वल्गर सीन्स आते हैं ना, इंटीमेट सीन्स, वो अक्सर कहता है कि जो फिल्मों में आजकल जो ऑब्सीन सीन्स आ रहे हैं, ऑब्सीन अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, ऑब्सीन का मतलब वल्गर, ठीक है, एडल्ट्री। ऑब्सीन सीन्स जो फिल्मों में आ रहे हैं वो आजकल के यूथ को मोरली डिग्रेड कर रहे हैं, यानी कि उनको बिगाड़ रहे हैं। ये कुछ सेंटेंस कहना चाहता है। सेंटेंस की हिंदी पे नहीं जाएंगे हम, तो इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, फाइंड आउट द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है बच्चों, देखो एरर सुनना, इस सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। बोलो कहाँ है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट। समझ रहे हैं ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा छोटा कंसेप्ट है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे है, दैट, ठीक है। हमें पता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, यानी उससे जस्ट पहले जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आएगी। दैट का एंटीसीडेंट कहाँ पे है, एंटीसीडेंट का मतलब पहले वाला वर्ड, वो ये रहा सर, एंटीसीडेंट है उसका फिल्म्स। एंटीसीडेंट फिल्म है कि फिल्म्स है, फिल्म्स है तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है सर, ये तो प्लूरल है। बात समझ में आ रहा है, नाउन है ये, प्लूरल है, फिल्म्स है, तो यानी कि अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आ रही है बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब आती है सिंपल एग्जाम में, यानी कि सिंपल क्वेश्चन होगा, लेकिन मेन वर्ब मैंने बताया था ना, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस और ई एस लगा रहता है तो वो सिंगुलर होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली होती है तो वो कैसी होती है, प्लूरल। ये कल कंसेप्ट क्लियर कराए थे आपको सारे, और आपको होने भी चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर, तभी तो आगे बढ़ेंगे।
ये जो हमारा कोर्स है ना, ये 0 to हीरो है। तो बेसिक और बेसिक के साथ साथ एक क्वेश्चन ऐसा भी देखेंगे जो अच्छे लेवल का होगा। तो बच्चों बने रहो, पेशेंस रखना, सब धीरे धीरे समझ में आएंगी। मुझे पता है कई आप लोगों को डाउट आ रहा होगा, सर लीड्स वर्ब कैसे है। पता है कई स्टूडेंट सोचते हैं लीड्स वर्ब है या नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस तो करो, धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लग जाएगा ये वर्ब है। खुद से सेल्फ स्टडी करके देखो आप। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, ही ऑफर से दीज ऑप्शंस इन द फिल्म दैट लीड्स। बच्चों फिल्म्स एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो वर्ब भी, मेन वर्ब भी प्लूरल होगी। लीड्स तो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे लीड्स की जगह क्या आएगा बच्चों, लीड आएगा। क्लियर है ये आपको, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और ये चीज़ कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट क्या है हमारा, अब दोबारा अगर मैं बात करता हूँ तो कंसेप्ट हमारा ये है क्या कि रिलेटिव प्रोनाउन जो कि होते हैं हु, विच, दैट, हुज, हु, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है, चाहे वो हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो, वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो वर्ड आया है एंटीसीडेंट, उसी के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है, उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। ये रूल हमेशा याद रखना, ठीक है। होते क्या हैं एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउंस, वर्ब वगैरह, वो सब प्रोनाउन में डिस्कस होगा जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को एक पर्टिकुलर टॉपिक की तरह पढ़ेंगे। फिलहाल ये कंसेप्ट भी मैं आपको कहता हूँ, किसी एग्जाम में बैठने वाले हो तो ये जरूर पढ़ के जाना, वीडियो जरूर देख के जाना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो ये वर्ब आती है, ये किसके अकॉर्डिंग आती है, एंटीसीडेंट। ये अगर सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर होगी, ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल होगी। समझ में आ गई, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा ध्यान रखना। कौन से वर्ड्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ये रहे हमारे वर्ड्स हु, विच, दैट, हुज और हुम। क्लियर, ठीक है। और यही वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं जब ये इंटेरोगेशन का काम करें, क्वेश्चन पूछने का काम करें, ठीक है बात। तो बच्चों ये कंसेप्ट इतना ही है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट डेली आएंगे आपके पास। जल्दी से जल्दी एक कलेक्शन बना लीजिए, बुक ले लीजिए, नोटबुक बना लीजिए और इन सब चीज़ों को पढ़ते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दो कंसेप्ट पहले करा चुके हैं, उनको एक बार आप पुरानी वीडियोज में देख सकते हैं। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये उसका 3rd लेक्चर है, ठीक है स्टूडेंट। कर रहे हैं स्टार्टअप, ठीक है। दो कंसेप्ट जो मैंने कराए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना उन्हें और समझना। एक बार थोड़ा सा मैं आपको अगर रिवाइंड कराऊं तो कंसेप्ट 1 था हमारा कि सर प्रेपोजिशन आता है अगर इनिशियल सेंटेंस में, तो प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और प्रेपोजिशन से पहले उसका सब्जेक्ट होगा। और हमें पता है कि सब्जेक्ट वर्ब है अग्रीमेंट, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट बहुत अच्छा था, नथिंग बट के बाद वो जो बताया था मैंने आपको, ऑफ आ जाए, बट आ जाए, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था कि सर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। दिस वाज योर सेकंड कंसेप्ट। नाउ अब हम थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। कंसेप्ट थर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीजीएल में इसमें 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इनफैक्ट कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से, बिल्कुल आते रहते हैं। माइंड यू कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं ये, ठीक है। 12-13 जो भी कॉन्सेप्ट हम करेंगे सबसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेके बताता हूं, पहले एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है एग्जांपल, और फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि क्या आएगा। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, मोर देन वन कैंडिडेट, ठीक है, मोर देन वन कैंडिडेट हैव टेकन इंटरव्यू फॉर this magazine being published from Delhi। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, मोर देन वन कैंडिडेट हैव टेकन इंटरव्यू फॉर दिस मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। एक से ज़्यादा कैंडिडेट ने इस मैगजीन के लिए इंटरव्यू दिया जो दिल्ली से पब्लिश होती है, दिल्ली में छपती है। ऐसा कुछ सेंटेंस है, ठीक है। कभी भी ट्रांसलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है इसकी, आपको बस ये कंसेप्ट पता चल जाएगा कि यार ये वाला कंसेप्ट है। आपको सेंटेंस देखते ही पता चल जाएगा भाई ये वाला कंसेप्ट है, तो इसमें यहाँ से एरर होगी। क्या होता है वही अगेन, ए पार्ट में एरर है,
या बी पार्ट में एरर है, बी लगा लेते हैं यहाँ से, या सी पार्ट में एरर है, या इसके अंदर नो एरर है। ठीक है, कोई एरर नहीं है, ये डी पार्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताइए, आपको कई बार करा चुका हूँ। आपको एरर जब भी ढूंढनी होती है, अभी कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार एरर मेरे बस की नहीं है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता इंग्लिश क्या है। बच्चों समझ में तब आएगा जब कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, और वो आपको देखते ही, जैसे ही आपने देखा यार ये तो मोर देन वन वाला क्वेश्चन है, तो यहीं से कोई ना कोई दिक्कत आएगी। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर हो सकता है। बट कैसे पता चलेगी? थोड़ा सा पेशेंस रखिए और क्लास लेते रहिए। सारी क्लास आपको लेनी है, सारी की सारी क्लास शेयर भी करती रहने। ठीक है। मोर देन वन कैंडिडेट हैव टेकन इंटरव्यू फॉर दिस मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। क्या एरर है इसके अंदर? तो मैं आपको अब आता हूं कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या है, कौन सा है, इसके आंसर बाद में देखेंगे। बच्चों कंसेप्ट ये है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन और लिखा, इस पे बाद में आते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक लाइन लिखता हूँ, छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा कि मोर देन वन बॉयज हैव कम। बच्चों समझना एक बार, क्या लिखा है सेंटेंस, बहुत बेसिक है। मोर देन वन बॉयज हैव कम, एक से ज्यादा लड़के आए। ठीक है, मान लो हम कहाँ यहाँ पे बैठे और मैंने बोला यार कोई डोर से एक से ज्यादा लड़के आए हैं। अब आपको पता है भाई, एक होता है तो सिंगुलर, एक लड़का आता है, वन बॉय। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज एक से ज्यादा होती है तो वो सिंगुलर होती है कि प्लूरल? प्लूरल होगी भाई, ऑब्वियस है। एक से ज्यादा लड़के आए, आपसे अगर कोई हिंदी में पूछता है कि भाई आप इसको कैसे बोलोगे, एक लड़का आया और या एक से ज्यादा लड़के आए, तो आप बोलेंगे यार एक से ज्यादा लड़के आए बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? एक से ज्यादा लड़का आया कि एक से ज्यादा लड़के आए? तो आप अगर नॉर्मल सेंस में जाएंगे तो आप बोलेंगे एक से ज्यादा लड़के आएंगे सर, मोर देन वन बॉयज आएंगे। ठीक है बात? ये तो हमारी हिंदी में ट्रांसलेशन है, या जो हम सेंस हम समझते हैं, जो हम इंडियन समझते हैं इंग्लिश को, वो ऐसे ही बोलेंगे सर एक से ज़्यादा लड़के आए हैं। पर अब मैंने एक बात और बोली, और लगाया, या मैंने बोला कि भाई मोर देन वन बॉय हैज कम। क्या बोला मैंने? मोर देन वन बॉय हैज कम। अब इसको हिंदी में लेते हैं तो एक से ज्यादा लड़का आया, इसको हिंदी में लेते हैं तो एक से ज्यादा लड़के आए। तो आपसे अगर मैं पूछता हूं कि भाई कौन सा सही है दोनों में से, तो आप बोलोगे सर एक से ज्यादा लड़के आएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा ही है तो वो प्लूरल होगा। सही है बात? पर बच्चों एक बात सुनना, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। हम इंडियंस की लैंग्वेज तो हिंदी है, इंग्लिश जो ये लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जब प्रिपेयर हो रही थी, या जो भी इस लैंग्वेज को जब बना रहा था या पढ़ रहा था, जो भी कुछ कर रहा था, वो ये तो नहीं सोच के कर रहा था कि इसकी ट्रांसलेशन होगी। कभी कोई इंडिया में, कोई हरियाणा में, कोई राजस्थान में बच्चा पढ़ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग बनाओ इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट मत करा करो हिंदी में। ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट की ज़रूरत है। कैसे? आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हालांकि मैं चाहूँ तो इसको एक बार में बता दूँ कि यार ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका रूल है, इसको रट लो। रटना नहीं है, आराम से समझना है। हिंदी मत बनाओ एक से ज़्यादा लड़के आएंगे कि लड़का आएगा। आपको एक कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। मैं आपको बोलता हूँ कि यार ये मोर देन वन जब भी आ जाए, ठीक है, नॉर्मली आपको अगर बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये रटना पड़ेगा, बट यहाँ पे रटना नहीं है। मोर देन वन के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल। और नाउन सिंगुलर होगा यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यानी कि वर्ब भी कैसी होगी हमारी भाई? वर्ब भी सिंगुलर होगी। बात समझना बच्चों, ये है एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट। क्या? कि मोर देन वन के बाद नाउन जो आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी आएगी, वो भी नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट नाउन एक ही होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग आएगी, यानी वर्ब भी सिंगुलर। अब भी मैं कह रहा हूँ रटो मत इस चीज को, ठीक है? ये बात आप रट भी सकते हो, बट नहीं, रटो मत। समझाता हूँ क्या करना है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, आपको मैंने बोला वन का मतलब एक, मैंने बोला वन पेन के वन पेन्स, आप बोलेंगे सर वन पेन यानी कि सिंगुलर, लेकिन 2 पेन्स, 3 पेन्स, 4 पेन्स, वन के अलावा जितने भी काउंटेबल नंबर आते हैं इनके बाद प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है? वन पेन, वन बॉय, वन कार, वन गर्ल, ठीक है, वन चेयर। बच्चों एक इतनी सी बात याद रखनी है, ये क्या आया हुआ है? वन। इंग्लिश में ये है नोट, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी कभी वन आ जाए, क्या आ जाए? वन, या जब भी कभी आर्टिकल ए आ जाए, या जब भी कभी आर्टिकल एन आ जाए, ये तीनों का मतलब एक ही तो होता है, वन ए एन। डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं इनको, वो बाद में बता दूंगा। फिलहाल जब भी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में वन
ए या एन आ जाए तो उसके बाद चाहे हिंदी में कुछ भी बन रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा ही सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा? सिंगुलर। और नाउन अगर सिंगुलर है तो नाउन ही सब्जेक्ट होता है। धीरे धीरे जब नाउन बताएंगे तो बताऊंगा ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, और नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। आपको कोई कंसेप्ट पे ध्यान नहीं रखना। एक और अच्छा कोई कंसेप्ट बनता है इसी से, 2 मिनट रुकना, ये 2 कंसेप्ट निकलेंगे एक से ही। 1 ए और एन के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर। 1 बॉय, 1 पेन, 1 गर्ल, 1 चेयर, ठीक है बात। तो बच्चों बस इतना याद रखना कि मोर देन 1 के बाद आप बॉयज नहीं लगा सकते, ये नाउन प्लूरल है, तो आपका ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। हिंदी में तो यही सही लग रहा था ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेकिन वो गलत है, क्योंकि जो सही है वो सही है। मोर देन 1 के बाद नाउन हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर। और नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। बात समझ में आई? डेफिनेटली आई होगी, क्यों नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि रटना है सर ये मोर देन 1 वाला कंसेप्ट है, आपको इतना पता चलना है कि 1 के बाद, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कोई एक जो टॉपिक की बात नहीं कर रहे, 1 के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, और नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो ये बात समझ में आई बच्चों? यस और नो? तो क्लियर है? क्लियर है ना बात? ठीक है। तो अब आप खुद ही इस सेंटेंस में एरर बता सकते हैं, बिल्कुल बता देंगे। अब क्या एरर है इस सेंटेंस में? मोर देन 1, देखो 1 लिखा है, 1 के बाद नाउन जो हमारा है कैंडिडेट है कि कैंडिडेट्स है? सर कैंडिडेट है, नाउन सिंगुलर है, सही है ना। नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैव की जगह क्या होगा? हैज होगा। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख के समझना। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या आना था? सॉरी हैव की जगह क्या आना है? हैज आना है। तो ए पार्ट में अपनी एरर थी, समझ में आ रहा है ना। मोर देन 1 के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। तो रटना नहीं है, आपको इतना पता है कि 1 के बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा, पता है ना। 1 बॉय, 1 कार, 1 पेन, ठीक है। ये सारी बातें सही है बात, ठीक है। क्लियर है? ओके चलिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं। चलो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, हालांकि एक कंसेप्ट और है ऐसा। चलो एक कंसेप्ट और होगा, वो क्या है बच्चों? अगर मैंने मान लो अभी तो इसका एग्जाम्पल मैंने ये लिखा था ना कि मोर देन वन बॉय हैज कम, यही बताया था ना। ये सही है बिल्कुल सेंटेंस हमारा। ये नाउन जो है हमारा कैसा है? ये नाउन सिंगुलर है, और वर्ब भी कैसी होगी हमारी? सिंगुलर, ठीक है बात, यहाँ तक तो ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को मेरे को बोलना है कि एक से ज़्यादा लड़के आए, तो कोई भी चीज़ है, अपन चाहे हिंदी में ले ले या इंग्लिश में ले ले, तो एक सेंटेंस को बोलने के बहुत डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, अलग तरीके से भी तो बोल सकते हैं हम। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मोर, मान लो ऐसे लिखा तो मोर बॉयज देन 1, ठीक है, हैव कम। ये बात सुनना, मोर बॉयज देन 1 हैव कम, इस सेंटेंस को अपन इस वे में भी तो बोल सकते हैं, मोर बॉयज देन 1 हैव कम। जब हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे तो मेरे बच्चों बात सुनना, यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, यहाँ पे नाउन प्लूरल है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो एक स्ट्रक्चर आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर मोर देन 1 डायरेक्टली एक साथ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मोर के बाद नाउन आएगा प्लूरल, ठीक है। मोर के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो प्लूरल आएगा, और आगे जो फिर वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। एक इस तरीके से भी हम कंसेप्ट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज मत होना, और डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से मोर देन 1 से। मोर देन 1 अगर एक साथ आया है, मोर देन 1 फ्रेज है, तो नाउन आगे सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अगर मोर के तुरंत बाद नाउन आया है तो प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, ठीक है। मोर देन 1 बॉयज, लेकिन मोर बॉयज देन 1 हैव कम। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं कि मोर देन 1 पेन्स के पेन, मैंने बोला मोर देन 1 पेन
हैज बीन ब्रोकन, एक से ज्यादा पेन तोड़े गए। और अगर मैं उसको बोलूं कि मोर पेन्स देन वन हैव बीन ब्रोकन, तो इन दोनों स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना। एक स्ट्रक्चर तो ये है आपका और एक स्ट्रक्चर ये है। होप सब कुछ समझ में आ रहा है, आएगा और अच्छा आएगा, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, पढ़े भी होंगे आपने, मुझे अगर पढ़े भी होंगे तो कोई बात नहीं, पर इन पे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा और यहाँ से आप अच्छे से समझ लेना। सही है? पक्का? आगे बढ़े, एक और कंसेप्ट देखें इसी टाइप का। ठीक है, तो वो कंसेप्ट मैं अलग नहीं बोलूंगा, इसी में बोलूंगा, बल्कि थर्ड कंसेप्ट में। हालांकि बुक्स में जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा ही बोरिंग लगेंगे, यार ये क्या है मोर देन वन के बाद ये नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। पर जब आप ऐसे क्लासेस लोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, और इंटरेस्टिंग लगने का कारण ये है कि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे एक बात और करते हैं, हटा रहा हूँ मैं इसको। चलो, ऐसा ही एक कंसेप्ट और आ जाता है बच्चों। मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा इसी कंसेप्ट में, थर्ड में ही मान लो इसको भी। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, ये मोर देन का तो नहीं है बट वैसा ही है। मैंने आपसे कोई वर्ड बोला मैनी, क्या बोला? मैनी। मैनी का मतलब क्या? मैनी वर्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैनी का मतलब क्या होता है सर? अनेक, कई, बहुत सारे, यही होता है ना। अब आप खुद बताइए यार, आप क्या बोलोगे? मैनी के बाद भाई कई लड़का आया है? नहीं, कई लड़के आए हैं। मैनी के बाद आप नाउन हमेशा प्लूरल यूज करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल, जो ऑब्वियस लग रहा था वही है इसमें तो, है ना। मैनी के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और अगेन नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी हमारी? प्लूरल। ठीक है, ये बात तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। मैनी के बाद नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। ठीक है, अब बात क्या है? मैनी नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। मैंने कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा, भाई मैनी गर्ल्स हैव पास्ड, मैनी गर्ल्स हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन, कई लड़कियों ने ये एग्जामिनेशन पास किया है। तो अब इस सेंटेंस में हमें पता है मैनी के बाद जो ये नाउन है ये प्लूरल है, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी है? प्लूरल है। बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि भाई मैनी पॉलिटिशियन, ये बन जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक या कहीं से भी। मैनी पॉलिटिशियन हैव इन्वॉल्व्ड, हैव बीन, अच्छा ठीक है, मैनी पॉलिटिशियंस हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम, कई पॉलिटिशियन को इस स्कैम में इन्वॉल्व किया गया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब अगेन आपसे पूछे कि भाई एरर क्या है, तो बच्चों मैनी के बाद जो ये नाउन आएगा ये कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, बट ये सिंगुलर है तो पॉलिटिशियन नहीं होगा, क्या होगा? पॉलिटिशियंस। ये बहुत छोटी बात है, 2 मिनट रुक जाइए आप, है ना। पॉलिटिशियन, ये तो वर्ब प्लूरल है ही। बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में। तो मैनी पॉलिटिशियंस हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम। क्लियर? पक्का? चलो, मैं ये नहीं समझा रहा था आपको, ये तो हल्का सा नॉलेज होना चाहिए कि मैनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल, ये बात नहीं है। बात ये है कि एक फ्रेज और एक कंसेप्ट और बता देते हैं कि आपके पास जब भी मैनी ए आए, बोलते हैं कि यार एक फ्रेज है, ठीक है, मैनी ए आए तो उसके बाद नाउन को आपको सिंगुलर रखना पड़ेगा, और नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। ये है बच्चों मैनी ए। ये रूल्स लिखे रहते हैं कि आफ्टर मैनी ए नाउन मस्ट बी सिंगुलर एंड वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अरे रूल्स कब तक रूल्स पढ़ोगे? मैथ्स बहुत है रूल्स पढ़ने के लिए, मैथ्स में ही आप फॉर्मूले रट लो, वही बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश में भी फॉर्मूले रटोगे तो बस हो लिया काम। तो आपको कुछ रटना नहीं है, अभी तो आपको समझाया है। मान लो क्वेश्चन मैंने लिखा फर्स्ट कि मैनी अ गर्ल्स, गर्ल्स नहीं गर्ल, मैनी अ गर्ल हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन। समझ रहे हैं मेरी बात? भाई अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? मैनी अ गर्ल हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन, कई एक लड़कियों ने एग्जामिनेशन पास किया है। इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन सेम ही है, बट लिखने का स्ट्रक्चर अलग है, लिखने का तरीका अलग है। भाई कोई बंदा किस तरीके से इंग्लिश बोलता है, कोई किस तरीके से, हिंदी में भी तो यही होता है। तो बात यही है कि अगर मैनी ए आ जाए तो आप इसको भी मत रटो, रटना थोड़ी। अभी तो बताया था कंसेप्ट क्या था भाई, अपना जो पूरा कंसेप्ट चल रहा है वो ये है कि वन
ए और एन, यही अपना थंबनेल भी होगा वीडियो का। 1 ए और एन के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आता है, और अगर नाउन सिंगुलर होगा तो अपनी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर। इससे और भी 2-3 बन जाते हैं तो भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैनी अ के बाद ये गर्ल्स नहीं होगा, ये नाउन भी सिंगुलर और ये वर्ब भी सिंगुलर। और यहाँ पे देखो मैनी गर्ल्स हैव पास्ट, मैनी अ गर्ल हैज पास्ट, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे दिख जाएगा ना आपको, बिल्कुल दिखेगा। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, जैसे मैं ऐसे ही कही, मैनी अ पॉलिटिशियंस के पॉलिटिशियन, सर अगर पॉलिटिशियन ही आएगा, हैव इन्वॉल्व्ड इन दिस, ठीक है ना, हैव बीन इन्वॉल्व्ड, ऐसे वही लिख देता हूँ मैं, तो बात समझ में आ जाएगी अब भी आपको। हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम, सही है। तो अब आप बताना, ए है पॉलिटिशियन है तो हैव क्यों आएगा, क्या आएगा, है जाएगा। बात समझ में आ रही है, सब क्लियर हो रहा है। तो ए एन और वन के बाद नाउन सिंगुलर। अब उससे देखो कितने कंसेप्ट बने हैं, उससे ही ये मोर देन वन वाला कंसेप्ट आया है, उससे ही ये मैनी अ वाला कंसेप्ट आया है। किताबों में पढ़ेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे तो सब अलग लगेगा, ऐसा लगेगा यार ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ से रूल्स आ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटेक्स जो हम इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली मैंने स्टार्ट वीडियो जो यहाँ से क्यों करी हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बाकी मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। पढ़ो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र करो, और अगर कुछ बनना है लाइफ में तो बच्चों एजुकेशन वीडियोस को देखते रहो, फालतू की वीडियो मत देखो, या वेब सीरीज़ देखना बंद करिए और अब थोड़ा सा एजुकेशन चैनल पे आ जाइए। जितने भी वीडियोस मिल रही हैं पढ़ते रहिए। कुछ भी कमेंट में लिखना हो आपको कि सर ये करना है वो करना है तो आप मुझे बता दीजिए। कोई आपकी जैसे प्रायोरिटी है कि सर ये लेक्चर पहले चाहिए, वो लेक्चर मिलेगा। ऐसा मेरा कुछ नहीं है कि मैं सीरीज़ से पढ़ाऊँगा, जो आप लोग बोलेंगे वो पढ़ाएंगे। आपके लिए हम लोगों ने वीडियो बनाई है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।